हमारे समाज में एक बहुत ही अजीब सा दोहरापन है। मतलब जैसे किन्नर समुदाय की एक खास अंदाज में बजने वाली ताली। लोग शादियों में या शुभ मौकों पर तो उनसे दुआएं मांगते हैं। हाँ बिल्कुल, शुभ माना जाता है उसे। लेकिन वही ताली अगर आम सड़क पर बजे तो लोग डर जाते हैं या उसे एक श्राप की तरह देखते हैं। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी दोहरेपन के इर्द गिर्द बात करने वाले हैं। कान फिल्म फेस्टिवल 2026 के अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में जूरी पुरस्कार जीतने वाली पहली नेपाली फिल्म एलिफेंट्स इन द फॉग के बारे में। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं, मतलब जो फिल्म समीक्षाएं हैं, नेपाल के LGBTQ अधिकारों की रिपोर्ट्स और मानव हाथी टकराव से जुड़े जो दस्तावेज हैं, वो सब साफ बताते हैं कि ये चर्चा सिर्फ एक फिल्म की कहानी तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारा मिशन इसके पीछे की उन वास्तविक सामाजिक और पर्यावरणीय सच्चाइयों को समझना है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। सही कहा। तो अगर हम फिल्म की कहानी की बात करें तो इसकी मुख्य पात्र प्रीति नाम की एक किन्नर मुखिया है। और दिलचस्प बात यह है कि उनका किरदार असल जिंदगी की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता पुष्पा थिंग लामा ने निभाया है। हाँ, जो कि इस फिल्म को बहुत ही प्रामाणिक बनाता है। एकदम। तो प्रीति एक ड्रम मास्टर के साथ प्यार में है और नई शुरुआत चाहती है, लेकिन तभी हाथियों की निगरानी के दौरान उनके समुदाय की एक बेटी गायब हो जाती है। अब प्रीति अपने प्यार और अपने समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच बुरी तरह फंसी हुई है। और यहीं पर कहानी का असली मर्म सामने आता है। निर्देशक ने बहुत ही खूबसूरती से, मतलब जो चुने हुए परिवार या चोजन फैमिली का कॉन्सेप्ट होता है ना, उसे दिखाया है। चोजन फैमिली मतलब जो जन्म या खून के रिश्ते पर आधारित नहीं होती। बिल्कुल। जब समाज आपको ठुकरा देता है तो आप उन लोगों के साथ अपना घर बनाते हैं जो आपकी ही तरह ठुकराए गए हों। उनके बीच का आपसी प्यार, सुरक्षा और एक दूसरे का सहारा ही उनका असली रिश्ता बन जाता है। कैसी उलझन? मतलब अगर हम नेपाल के कानूनी स्रोतों पर नजर डालें तो नेपाल ने तो 2007 में ही समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। सही कह रही हैं आप। और हाल ही में 2023 से वहां समलैंगिक शादियों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। तो अगर कानून इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो फिल्म और असल जिंदगी में ये समुदाय अब भी इतने हाशिए पर क्यों है? देखिए, ये एक बहुत ही तीखा और जरूरी सवाल है। हाँ। बात दरअसल ये है कि कागजों पर कानून बदलना एक बात है, हाँ। लेकिन समाज की सदियों पुरानी सोच को बदलना एकदम अलग बात है। मतलब जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बिल्कुल। हाँ, ये सच है कि कानूनी रूप से पहचान के दस्तावेजों में उन्हें तीसरा लिंग या ओ चुनने का विकल्प मिल गया है, लेकिन जब यही लोग घर किराए पर लेने जाते हैं या काम मांगने जाते हैं ना, तो समाज का वही पुराना डर सामने आ जाता है। एकदम सही। भेदभाव, रूढ़िवादी सोच और हिंसा आज भी बहुत गहराई तक मौजूद है और उन्हें संपत्ति या बच्चा गोद लेने जैसे पूरे अधिकार अभी भी नहीं मिले हैं। और ये जो समाज द्वारा मुख्य धारा से बाहर कर देने वाली बात है ना, फिल्म इसे बड़ी चतुराई से एक और कहानी से जोड़ती है, उन हाथियों की कहानी जो अपनी ही जमीन पर बेगाने हो गए हैं। हाँ, और हमारे स्रोत ये बताते हैं कि फिल्म में जो हाथियों का खतरा दिखाया गया है वो सिर्फ एक रूपक नहीं है, वो नेपाल के बहुनडांगी गांव की असल कहानी से जुड़ा है। अच्छा, तो वहाँ असल में क्या हुआ था? वहां सदियों से हाथियों के प्रवास का पुराना रास्ता हुआ करता था, लेकिन जब इंसानों ने वहां जंगल काटकर अपने खेत बना लिए तो जाहिर है दोनों के बीच टकराव शुरू हो गया। क्योंकि हाथियों का घर छिन गया था। बिल्कुल। लेकिन गांव वालों ने जानवरों से लड़ने की बजाय एक बहुत ही शानदार तरीका निकाला। उन्होंने मकई और धान की जगह चाय और नींबू की खेती शुरू कर दी। अरे वाह, क्योंकि हाथी वो सब नहीं खाते। सही कहा। तो ये फसलें एक तरह से बायोफेंस या प्राकृतिक बाड़ का काम करने लगे। इसके अलावा उन्होंने एक रैपिड रिस्पांस टीम भी बनाई जो हाथियों को सुरक्षित रास्ता देती है। मतलब उन्होंने ये साबित कर दिया कि जानवरों से लड़े बिना भी सह अस्तित्व मुमकिन है। अगर हम इस बात की गहराई में जाएं तो एक बहुत ही गहरी तुलना नजर आती है। वो कैसे? जैसे जंगलों के कटने से हाथियों के पुराने रास्ते छिन गए और समाज उन्हें सिर्फ एक खतरे के रूप में देखने लगा। ठीक वैसे ही समाज की संकीर्ण सोच ने किन्नर समुदाय को भी समाज के हाशिए पर धकेल दिया है। आपने एकदम सही बात पकड़ी है। उन्हें भी बिना वजह समाज के लिए एक डर का कारण बना दिया गया है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें तो ये फिल्म इंसानों और प्रकृति दोनों के हाशिए पर होने की कहानी को बहुत ही संवेदनशीलता से एक साथ पिरोती है। बिल्कुल। बोंडांगी गांव की कहानी ये साफ दिखाती है कि अगर हम अपनी सोच बदलें तो बिना टकराव के भी रास्ता निकाला जा सकता है। तो ऐसे में आखिर में हमारे लिए एक बड़ा विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। चाहे बात हाशिए पे पड़े समुदायों की हो
या बेघर होते वन्य जीवों की। क्या इनकी परेशानी सुलझाने के लिए सिर्फ नए कानून बनाना या खेतों के किनारे बाड़ लगाना ही काफी है? ये सोचने वाली बात है। या फिर असल जरूरत हमारी उस मानसिकता को जड़ से बदलने की है जो अलग दिखने वाली हर चीज से या हर अन्य से हमेशा डरती है?